नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी में। नेहा शुक्ला लेकर हाजिर हूं आज की स्ट्रेट टॉक। तो भारत और चीन एक दूसरे के करीब आते नजर आ रहे हैं और इसे क्या पक्की दोस्ती की शुरुआत कह सकते हैं। हालांकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसे कहा जा सकता है कि ये भारत और चीन के संबंधों को बड़े पैमाने पर, एक व्यापक पैमाने पर प्रभावित करते हैं, लेकिन उन मुद्दों की कोई बातचीत नहीं है। अगर टैरिफ वॉर के बीच, ट्रेड वॉर के बीच भारत और चीन की ये जो दोस्ती नहीं कहेंगे बल्कि रिश्तों में जो एक नॉर्मलाइजेशन यानी कि नरमी की बात कही जा रही है, ये दोनों ही देशों के लिए कैसे देखा जाना चाहिए। कुछ सवाल हम इसलिए अपने दर्शकों के सामने लेकर आए हैं। पहले उनको आपके सामने रखेंगे, स्ट्रेट टॉक के प्लेटफॉर्म पर रखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इनको समझने की कोशिश करेंगे कि भारत और चीन दोनों देशों के आपसी संबंध कितने ज़रूरी हैं ग्लोबल पीस के लिए, ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी के लिए। भारत और चीन पक्की दोस्ती की शुरुआत क्या माने कि ये जो दोनों देश हैं वो एक नेक इरादे के साथ आगे आए हैं और ये इरादा जो है, दोनों देश जो है कहीं ना कहीं तनाव को दरकिनार कर आगे बढ़ रहे हैं, चाहते हैं कि एक दूसरे का जो अस्तित्व है, जो को एग्जिस्टेंस की बात कही जाती है कि चीन नहीं चाहता कि एशिया में उसके मुकाबले समानांतर कोई खड़ा हो और इसी वजह से वो भारत को कोई ऐसा अवसर नहीं होता जब वो नीचा दिखाने की कोशिश करता रहा है। हाथी ड्रैगन के डांस की बात चीन की तरफ से कही जा रही है। हालांकि इस मंच पर जहां पे ये डांस परफॉर्म करने की बात हो रही है, इस पर ड्रैगन के आग की आंच ज़्यादा दिखती है। 2024-25 का ये जो डेटा हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं, ये घाटे का डेटा है जो भारत का चीन के साथ है और ये जो घाटा है भारत का 99 बिलियन 400 मिलियन US डॉलर पर पहुंच चुका है। और अगर भारतीय रुपये में इसको कन्वर्ट करें तो ये बहुत बड़ा एक नंबर है जो कि अपने आप में उस स्थिति को दर्शाता है। 8,74,361 करोड़ 81,21,000 भारतीय रुपए में ये घाटा चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट भारत वहन कर रहा है। तो ट्रेड वॉर के बीच चीन के साथ भारत का ये विशाल घाटे का जो व्यापार है, इस आंकड़े पर भारत की चीन के साथ की जो नीति है, चीन नीति है, इसके क्या मायने निकाले जाने चाहिए। चीन की शर्तों पर क्या भारत नज़दीक आने पर मजबूर हो रहा है, इसको भी कहा जा सकता है। ड्रैगन की विस्तारवादी गतिविधियां क्या अब ठंडे बस्ते में चली जाएंगी, ये मान लिया जाना चाहिए, या फिर इस मौके का फ़ायदा अपनी कुछ बातें मनवाने के लिए भी किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मिलने जा रहे हैं। रविवार को चीन में उनकी मुलाकात होगी। SCO समिट के समानांतर दोनों देशों में बायलैटरल मीटिंग फिक्स हो गई है, लेकिन इस मीटिंग में क्या इतने अहम मुद्दों पर बात होगी जिसकी उम्मीद की जा रही है कि इसके आधार पर दोस्ती जो है वो एक पक्की नींव के साथ आगे बढ़ेगी। दोस्ती या फिर रिश्ते, एक सामान्य रिश्ते, सामान्य पड़ोसी के रिश्ते जो हैं वो नरमी की तरफ संकेत दे रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर DK गिरी जो कि फॉरेन इश्यूज़ एक्सपर्ट हैं। आइए स्वागत कर लेते हैं स्ट्रेट टॉक के प्लेटफॉर्म पर। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक के इस प्लेटफॉर्म पर। और भारत और चीन दोनों के बीच जिस तरीके के संबंधों को सुधारने की कोशिशें नज़र आती हैं, लेकिन इस कोशिशों का जो बैकड्रॉप है, बैकग्राउंड है, वो तो अमेरिका का टैरिफ वॉर और साथ ही साथ सिर्फ टैरिफ वॉर ही नहीं, भारत पर 50% का टैरिफ ही अमेरिका ने नहीं लगाया है, बल्कि अमेरिका की तरफ से बार बार भारत और भारत सरकार की स्नबिंग हो रही है। वो बार बार मोदी सरकार पर हमलावर हैं, वो बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं और इस बीच चीन के साथ संबंध सुधारने की कोशिश दिख रही है। इसको एक तेजी मिली है। इसे आप कैसे देखते हैं? ड्रैगन और एलिफेंट, ड्रैगन और हाथी का डांस, ये राष्ट्रपति जिनपिंग की सोच है, क्या ये संभव भी होगा? नेहा जी, जी एक जर्मन के जो एक चांसलर थे एक जमाने में, बिस्मार्क, जिसको आयरन मैन कहा जाता था जी, उन्होंने एक बात कही थी कि पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबल एंड द अटेनेबल। जो पॉलिटिक्स एक संभावना का ही एक कला है जिस संभावना को आप हासिल कर सकते हो।
इसलिए देशों के बीच में या अपना देश के अंदर पॉलिटिक्स में हर चीज संभव है, मुमकिन है। ठीक है। परंतु चाइना और इंडिया का जो रिश्ता रहा है, इसको इतिहास को देखते हुए मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं दिख रही है। अब मैं थोड़ा समझ भी नहीं पा रहा हूँ कि इंडिया इतना तेजी से चाइना के तरफ क्यों हाथ बढ़ा रहा है। कि मोदी जी चले भी गए चाइना और जापान भी जा रहे हैं, खैर, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये ट्रम्प का जो टैरिफ का प्रहार है, या टैरिफ का जो मनमानी या बुलिंग करने को इंडिया कोशिश की, उसका नतीजा है या और कोई सोची समझी और कोई रणनीति है, मेरे समझ में अभी नहीं आ रहा है। लेकिन मैं ज्यादा आशावादी नहीं हूँ उसमें। चाइना के साथ भारत कई बार कोशिश किया रिश्ता को सामान्य करने का, नेहरू से लेके वाजपेयी और इवन मोदी जी, इनका ये पहला मुलाकात नहीं है शी जिनपिंग के साथ। चाइना में जाके मोदी जी मिल के आए थे और विदाउट प्रोटोकॉल के सिवा वो मिले थे, पार्क में टहले, बातचीत की, झूला झूले, मतलब एक दोस्ताना माहौल में मिले थे। उसके बाद इंडिया में शी जिनपिंग को बुलाया गया था और उनको ही कहा गया था तमिलनाडु भी, यहाँ भी समुद्र के किनारे घूमे, उनको खूब खातिर उनकी हुई कि एक क्लाइमेट ऑफ कॉन्फिडेंस बने। लेकिन उसके बाद क्या हुआ आप देखिए, दोकलाम में क्या हुआ और बॉर्डर पे क्या हो रहा है। तो चाइना हमेशा इतिहास उसका गवाह नहीं देता है, कारण चाइना हमेशा भारत को टीच किया है। और हाँ, और ऐसे उनको जी जी और इतिहास की बात आप कर रहे हैं, बिट्रे किया है नेहरू से लेके आज तक। और इतना बड़ा नेहरू के साथ बिट्रेयल था, जिसको छड़ना था और ठगी थी, कि नेहरू उसी सदमा से, और हम लोग सब जानते हैं, हार्ट अटैक से मर गए। और ये चाइना का जो, चाइना से हमारा हार हुई और चाइना का जो धोखा हुआ इंडिया के प्रति, उसको नेहरू झेल नहीं पाए और उसी सदमा से ही मर गए। तो इतना बड़ा शौक उनको लगा। और जब भी देखो तिब्बत हमको ऐसे ठगी से छीन गई। तिब्बत एक इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री था, इनको ब्रिटिश ने एक सोवरेन स्टेट बनाया था चाइना और इंडिया के बीच में, और तिब्बत उनके हाथ में आ गया। तो चाइना एक तरह से इंडिया के सामने सुपर पावर जैसे खड़ा है, क्योंकि तिब्बत ही कितना बड़ा एरिया है देखिए। सो अब तिब्बत ने वो नेहरू को कहा कि हम थोड़ा रोड बनाना चाहते हैं, वहाँ पे हमारा कुछ बिजनेस चल रहा है, सप्लाई चले, कुछ ट्रक्स वगैरह हमारा जाएगा। ऐसे करके नेहरू, चिंकाई शेख थे वो, उन्होंने कहा, और नेहरू ने कहा ठीक है, रोड बनाना है तो बनाओ, नेबरिंग कंट्री है। लेकिन रोड बनाते बनाते घुस के तिब्बत में, और पता ही नहीं चला कि तिब्बत को उन्होंने हड़प लिया। तो अभी से लेकर हमेशा इंडिया, और एक बात बताऊं, इंडिया ने जब हमको यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबरशिप मिल रहा था, नेहरू वहां तक कहे कि भाई चाइना बड़ा देश है और चाइना को देना चाहिए, हम बाद में ले लेंगे चाइना। जबकि ऑफर हमें किया गया था कि चाइना तब तो डेमोक्रेसी बनी नहीं थी, उसके बावजूद भी तो नेहरू ने हमारे जो हमको ऑफर किया गया था उनको दे दिया। सो क्या आप नेहरू की गलतियां यहाँ पर देख रहे हैं या फिर दर्शकों के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से चीन हम पर लगातार हावी होता रहा, भारत पर हावी होने में कामयाब रहा, उसके जो इरादे हैं उसे पूरा कर पाने में वो कामयाब होता गया, क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री जो नेहरू हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी नीतियाँ जो है उल्टी पड़ गई। नीतियां, हाँ, नेहरू की कुछ फॉरेन पॉलिसी में नीतियां उल्टी तो पड़ी है, कश्मीर को लेके और चाइना को लेके, रूस को लेके भी उल्टी पड़ी है। किंतु ये इतिहास है, और नेहरू जी ने कुछ अच्छा काम भी किया लोग डेमोक्रेसी को बढ़ाने में, इंडस्ट्री को, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। वो एक अच्छे सीजन डेमोक्रेट थे, पार्लियामेंट पर उनका रिस्पेक्ट था। तो वो खूबियां और कमियां तो थी, लेकिन अब नेहरू, अब इतिहास इतना पुराना इतिहास हो गया। मेरे को ये दुख लगता है कि अब मैं परेशान होता हूँ कि ये बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी जी जैसे सतीर एक प्राइम मिनिस्टर जी, वो कहते थे एक भाषण में, मैंने सुना, वो सही भी है, कि मैं लोगों का माइंड मैं पढ़ लेता हूँ, इसीलिए मेरे जो कदम होते हैं हमेशा सही जगह पे पड़ते हैं, क्योंकि मेरे भगवान ने मुझे एक ताकत दी है कि मैं इलेक्टोरेट का और बाकी नेताओं का मूड और माइंड में पढ़ सकता हूँ। लेकिन चाइना के मामले में, लेकिन ताजा उदाहरण ट्रम्प, राष्ट्रपति ट्रम्प को लेकर कहा जा सकता है कि वो कितना इस अपने तथाकथित या फिर सेल्फ क्लेम्ड
टैलेंट में वो खरे उतर पा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं डीके गिरी सर, एक ब्रेक का वक्त हो चला है। लेकिन चीन के साथ अगर हम इतिहास को देखें, लेकिन इतिहास को छोड़ देते हैं, भारत सरकार अभी क्या चीन के साथ जिस मोड़ पर खड़ी है, इसमें क्या भारत जो है उन गलतियों को सुधारता हुआ नजर आ रहा है या फिर चीन के इरादों को डटकर उसका मुकाबला करता हुआ नजर आ रहा है? ट्रेड के लिहाज से देखे जाए कि पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है जिस तरीके से ट्रेड वॉर में फंसा पड़ा है, लेकिन भारत और चीन के बीच तो किसी तरह का ट्रेड वॉर नहीं था, लेकिन फिर भी डेफिसिट जो है वो इस लेवल पर पहुंच चुका है जिसे भारत के लिए एक बड़ा सिरदर्द कहा जा सकता है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 सालों के बाद चीन की यात्रा पर जा रहे हैं और जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी के बीच की मुलाकात पर दुनिया भर की नज़रें हैं। लेकिन साथ ही साथ ये उम्मीदें भी लगाई जा रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकता है कि भारत के पक्ष में कुछ समझौते या फिर किसी सहमति पर पहुंचने में कामयाबी हासिल कर सकें। हमारे साथ प्रोफेसर डीके गिरी लगातार जुड़े हुए हैं। चीन के मामले पर इनकी एक व्यापक और गहरी समझ है, एक डीप स्टडी भी लगातार करते आ रहे हैं। प्रोफेसर गिरी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन में राष्ट्रपति जिनपिंग से मिलेंगे तो कौन से अहम वो मुद्दे या फिर वो पॉइंट्स होंगे जिस पर भारत को उम्मीदें हैं वर्तमान में? मैं बिल्कुल अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें भारत के पक्ष को थोड़ा सा अपने दर्शकों के सामने पहुंचाने की उम्मीद में हूं। जी, मुझे ये लगता है कि वो वही कहेंगे कि बॉर्डर जो डिस्प्यूट है हमारा, वो जो विवाद है उसको थोड़ा किनारे रख के हम लोग ट्रेड को आगे बढ़ाएं। ब्रिक्स में इनका जो चाइना का 2 ब्रिक्स और एससीओ है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिक्स, इसमें वो कहें कि हम लोग उसको मजबूत करेंगे क्योंकि ब्रिक्स का नेक्स्ट समिट शायद इंडिया में हो रहा है। तो ये दोनों की बात करेंगे और ट्रेड को बढ़ाने की वो बात करेंगे जिसमें चाइना भी राजी हो जाए। कारण चाइना का भी जो इकोनॉमी है वो भी थोड़ा सा मुसीबत में है और वो एक्सपोर्ट मार्केट वो ढूंढ रहे हैं क्योंकि चाइना में जो परचेजिंग कैपेसिटी है लोगों का वो कम हो गया, वो ज्यादा वो खर्चा नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये साफ है कि भारत एक्सपोर्ट अपना बढ़ाना चाहता है चीन में। हाँ, ये एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहता है और चाइना का भी इंपोर्ट चाइना भी चाहेगा कि हमारे भी इंपोर्ट, इसलिए चाइना का इंपोर्ट तो आ ही रहा है। और आपने जैसे देखा है हमारा ट्रेड डेफिसिट है 61,000 करोड़ के आसपास ट्रेड डेफिसिट उनके साथ है। तो चाइना तो ट्रेड से खुश है, लेकिन इंडिया चाहेगा कि इसको थोड़ा सा ये जो डेफिसिट को थोड़ा कम कर दिया जाए और इंडिया के एक्सपोर्ट चाइना में जाए। जैसे हमारा आयरन और रॉ मटेरियल्स तो जा ही रहा है, आयरन और बॉक्साइट वगैरह चाइना सब जा रहा है, परंतु और चाइना इस बात में मान भी जाएगा कि इंडियन मार्केट उनका आगे बढ़े और थोड़ा बढ़े, क्योंकि मैं जैसे बताऊं उनका इंटरनल डिमांड कम हो गया है चाइना में, इसलिए उनको एक्सपोर्ट, और ये चाइनीज इकोनॉमी एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी है तो चाइना चाहेगा कि इनको एक्सपोर्ट्स बढ़े। ये सब तो ठीक है, म्यूजिक फॉर चाइना, लेकिन जो अहम मुद्दा है जो आप बता रहे हैं उसको ठंडे बस्ते में जो आपने कहा रख दिया है, इसको कैसे रख देंगे? और चाइना को, इतिहास को देख के चाइना के साथ इतना घुल मिल जाना, और ट्रंप ने थोड़ा सा एक ठोस कदम उठाया, हमें स्ट्रॉन्ग कदम उठाया, ये मेरे समझ में नहीं आया, क्योंकि चाइना जिसको बड़े डिसेप्टिव है, चाइना ठगी में, लोगों को गुमराह करने में चाइना माहिर है। एक देश है दुनिया में जो वही उसी पे ही जिंदा है। और मैं बताऊं जो 2500 साल पहले एक किताब चाइनीज फिलोसोफर ने लिखी थी, सामसू करके, और उनका किताब का नाम है द आर्ट ऑफ वार। इसको हमारा सब इंडियन फॉरेन पॉलिसी मेकर सबको पढ़ना चाहिए। उसी में वही लिखता है, जो प्रिंसिपल दिया है कि अपना दुश्मनों को ऐसे भ्रमित कर दो कि जब भ्रमित हो जाए फिर उनको आक्रमण करो उनके ऊपर। तो ये उनका पहला उसूल है। दूसरा कहता है दुश्मनों को ऐसे कॉन्फिडेंस दिला दो कि भाई वो तुम्हारा दोस्त है, फिर पीछे अब छुरा मार दो। इस तरह का उन्होंने इतने साल पहले, जो आजकल कॉग्निटिव वॉर्स कह रहे हैं, कॉग्निटिव वॉर्स की उन्होंने बात करी थी। तो चाइना को कभी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, चाइना को अभी कभी विश्वास नहीं कर सकते। और मोदी जी का चाइना जाना मेरे को तो नहीं पच रहा है, कारण आप एक एक्सट्रीम से आप जाके, आपका दोस्त था ट्रंप, और ट्रंप के जीत के लिए बीजेपी का कार्यकर्ता, काफी लोग देश भर नॉन बीजेपी वाले भी यज्ञ वगैरह होम वगैरह कर रहे थे कि ट्रंप जीत जाए, क्योंकि ट्रंप को इंडिया का दोस्त माना जाता था। चाइना के ऊपर उन्होंने फर्स्ट टर्म में इतना बड़ा हमला कर दिया था। तो ट्रंप अभी एक लड़ाई रोकने के लिए
अगर कह दिया कि रशिया से ऑयल मत लो और आप सोवियत रशिया वॉर को आप फाइनेंस कर रहे हो, तो उनके साथ डायलॉग किया जा सकता था। लेकिन हमारा अमेरिकन पॉलिसी गड़बड़ा गया। जब हम 20-25 साल से अब नजदीकी हमारा बढ़ रही थी, उसको पानी में फेंक के उसको जाके ये दूसरी जगह एक कतरे में जाके घुस गए, ये मेरे समझ में पड़ी है। मैं उसको समर्थन नहीं कर पा रहा। तो अमेरिका को जवाब देने की कोशिश में चीन से रिश्ते सुधारने की के ये संकेत देना, ये आपको लगता है कि कूटनीति के लिहाज से उल्टा पड़ सकता है भारत पर? बिल्कुल उल्टा पड़ेगा, बिल्कुल उल्टा पड़ेगा। ये शॉर्ट टर्मिज्म है, ये बड़ा छोटा ये रिएक्शन है। ये तो कोई भी कर सकता है, भाई तुम हमारे साथ नहीं हो, तुम्हारे दुश्मनों के साथ हम चले जाएंगे। और चाइना और अमेरिका लड़ाई नंबर 1 पावर बनने का तो है ही। लेकिन चाइना का जो पॉलिसी है, चाइना अपना चाइनीज एम्पायर, ओल्ड चाइनीज एम्पायर को एस्टेब्लिश करना चाहता है। और उनके हिसाब से अरुणाचल भी उनका हिस्सा है, और भारत सबसे बड़ा जो है विरोधी है इस पॉलिसी का, जो कि चीन की नीयत है कि वो अपने पुराने रिजीम को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं वर्तमान में आती हूँ प्रोफेसर गिरी, रीजनल पीस की बात आती है, और अभी अगर चीन की तरफ से आने वाले शब्दों पर ध्यान दिया जाए तो उसमें कह रहे को जो है साझेदार की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट राइवल्स, बल्कि हम पार्टनर्स हैं। इस तरीके से देखा जाना चाहिए। ये जो शब्दों का इस्तेमाल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, मैं याद दिलाना चाहूँगी दर्शकों को, जब चीन के विदेश मंत्री हाल ही में जुलाई के महीने में आए, अगस्त के महीने में ही आए थे भारत की यात्रा पर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वांगी की मुलाकात हुई थी और उसके बाद पीएम मोदी के यही कुछ शब्द थे। तो पीएम मोदी खुद क्या ज़्यादा गर्माहट के संकेत दे रहे हैं या फिर दर्शा रहे हैं, जिसका चीन अपने फायदे में, अपने हित में ज़्यादा इस्तेमाल करता हुआ दिख रहा है? मोदी जी शायद वो ट्रंप को ही जवाब दे रहे हैं वहां जाते हुए। और अभी तो पार्टनर कह रहे हैं, लेकिन इतिहास में हम चाइनीज को हम भाई माने थे। हिंदी चीनी भाई भाई माई बचपन में स्लोगन दिया है और उसका झंडा उड़ाया है। लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। कारण चाइना इस जज्बात को और इस चीज से विश्वास नहीं करता। चाइना को लैंड चाहिए, चाइना को उनका एक्सपोर्ट्स का मार्केट चाहिए। और चाइना एक ऑथोरिटेरियन स्टेट है, वो लैंड ग्राबर है। उनका जो लैंड के लिए भूख है वो मिटना नहीं है। लेकिन प्रोफेसर गिरी, ये सब बातें चीन के साथ जुड़ी हैं, लेकिन फिर भी रिश्तों को सामान्य बनाना भारत की मजबूरी भी है। वो अपने पड़ोस में इतने ताकतवर पड़ोसी से जो है दुश्मनी को ज़्यादा देर तक, ज़्यादा समय तक जो है संभाल कर नहीं रख सकता है, क्योंकि हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितना खुलकर जो है पाकिस्तान का साथ चीन दे रहा था, और उसने कहीं ना कहीं जो उसके जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है उसका फ़ायदा पाकिस्तान ने उठाया। ऐसे में रिश्तों को सामान्य बनाना भारत की मजबूरी भी है। तो क्या उस दिशा में ये स्टेप्स माने जा सकते हैं? जी नेहा जी, इसको मैं मजबूरी नहीं मानता हूँ। इसे कोई मजबूरी नहीं थी और चाइना का रोकने का एक ही तरीका है। लेकिन एक बात मैं बताऊं आपका दर्शकों के लिए, जो प्रीडेटरी एनिमल कहते हैं, जो खून का जिसको चस्का लग जाता है, खूनखार एनिमल, टाइगर को मान लीजिए। टाइगर को जब खून लगा उसके साथ दोस्ती कर पाएगा? टाइगर के साथ अपना विक्टिम दोस्ती कर पाएगा? चाइना आज के दिन में भी हमारा 4800 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा करके रखा है, अक्साई चीन को मिलाते हुए। अभी भी हमको पेट्रोलिंग करने लद्दाख एरिया में, डेस्पांग और लद्दाख एरिया में नहीं दे रहा है। तो चाइना हमारा टेरिटोरी में बैठा हुआ है। और जब आपका शेर टाइगर के मुंह में है, तब आप क्या दोस्ती की बात करेंगे? ये तो पूरा चाइनीज जाके एक तरह से शरण लेने वाली बात हो गई है। ठीक है जी। तो ये बिल्कुल ये गलत स्टेप है। और चाइना के साथ हमें जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिक्स ऑफ डिटरेंस कहते हैं, स्ट्रेटेजी ऑफ डिटरेंस, वो अपनाना था। जी चाइना के साथ हमारा 3 तरीके से रिलेशनशिप बनाया गया है: कंटेनमेंट, कॉन्फ्रंटेशन एंड कोलैबोरेशन। चाइना को भाई कंटेन करो कि आगे ना बढ़े, लेकिन चाइना तो खुल के अरुणाचल प्रदेश में जगह का नाम देना शुरू कर दिया, नाम ही बदल दिया। ये मीडिया नहीं देख रहा है। ये तो मैं बेहद आश्चर्य मुझे लग रहा है कि नेहा जी, मोदी जी जाके चाइना के साथ समझौता कर रहे हैं, जबकि ट्रंप का
एक ही कदम से। और ट्रंप पे भी जाके हाउडी मोदी करके ह्यूस्टन में उन्होंने सारा प्रोटोकॉल तोड़ के उनका सेकेंड टर्म का उन्होंने सपोर्ट ऐलान किया था। तो ये भी है, लेकिन ट्रंप को समझना चाहिए, ट्रंप के साथ तो समझौता करना या समझाना आसान है। जो चाइना का जो इस तरह का पॉलिसी है, आज नहीं जी इतने सालों से, उसको बदलना मुश्किल है। और चाइना का पूरा ये नेशनल पॉलिसी है कि लोगों को ये करना, और ये जो कहते हैं दोस्ताना, उनमें दोस्ताना कुछ है ही नहीं। विरोध कर रहे हैं तो चाइना ये की मेरे ख्याल में अगर जी हाँ, जी डीके गिरी सर, लेकिन कजान की बैठक को महत्वपूर्ण माना गया था गलवान के बाद से। कजान में जब दोनों देशों के लीडर्स मिले थे, मोदी और जिनपिंग मिले थे, उसके बाद रिश्तों में जो बर्फ जमी हुई थी वो पिघलनी शुरू हुई। और पिछले एक साल में अक्टूबर 2024 में जब दोनों लीडर्स मिले थे, उसके बाद जो डी एस्केलेशन की बात हुई थी, सेनाओं को वापस बुलाया गया था, कुछ बिंदुओं पर पेट्रोलिंग को लेकर सहमति बनी थी, ये सब रिश्तों के नॉर्मल होने के एक बड़े संकेत हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर रीजनल पीस की बात भारत करता है और अपने बॉर्डर को सेफ रखने की भारत करता है, तो आपको चीन के साथ डायलॉग्स में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और ऐसे में पीएम मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात बहुत अहम हो जाती है। और तियानजिन जाकर भी पीएम मोदी यही कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। एक ब्रेक लूंगी इससे पहले कि मैं इसको समझूं कि ये मुलाकात कितनी अहम है जिस पर दुनिया भर की नज़र बनी हुई है। खास करके एक ये भी बात कही जा रही है कि ये एंटी वेस्ट क्लब जो चीन की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि विक्ट्री डे परेड जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन होंगे और नॉर्थ कोरिया के भी जो लीडर हैं किम जोंग उन, वो भी मौजूद होंगे। तो ये किस तरह का संकेत देने की कोशिश हो रही है। हालांकि पीएम मोदी वहां पर एससीओ समिट में हिस्सा लेने जा रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। हमारे साथ प्रोफेसर डीके गिरी लगातार जुड़े। प्रोफेसर गिरी, क्योंकि कजान के बाद से हमने देखा कि सीमा पर जो टेंशन थी वो भी थोड़ी कम हुई है, कुछ पर तनाव बना हुआ है, लेकिन डीएस्केलेशन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का शुरू होना, डायरेक्ट फ्लाइट्स का शुरू होना, ये कुछ जो पॉइंट्स हैं जो दोनों देशों के रिश्तों को सामान्य होते हुए दर्शा रहे हैं। ऐसे में एक चिट्ठी का भी जिक्र हो रहा है। हालांकि ये चिट्ठी मार्च में लिखी गई थी कथित तौर पर, और अब इसका खुलासा हो रहा है। कह सकते हैं कि ये जानबूझकर इसका प्रसारण हो रहा है। लेकिन मैं समझना चाहती हूँ कि जब इस तरह की डेवलपमेंट लोगों के सामने लाई जाती है तो फिर मकसद क्या है। यानी कि पीएम मोदी की यात्रा से पहले ये बताया जा रहा है कि चीन चाहता है कि दोस्ती या फिर जो संबंध है वो थोड़े और ज़्यादा सामान्य हो सके। तो अगर चीन चाहता है तो फिर भारत ये करे, क्या ये कूटनीति के लिहाज से सही है? जी देखिए, वार्तालाप तो डायलॉग तो चलता है। ये जेलेंस्की और पुतिन भी मिलने का कोशिश कर रहे हैं, हालांकि थर्ड पार्टी उनको मिला रहा है। इजराइल एंड पैलेस्टीन भी सालों से निगोशिएट कर रहे हैं, कितना डायलॉग उनके बीच में हो गया, लेकिन दुश्मनी तो खत्म नहीं हुई। अभी गाजा में लड़ाई चल रहा है। जी तो इसीलिए चाइना के साथ हम लोग डायलॉग कर रहे हैं, और डीएस्केलेशन की बात हो, कजान की बात अब कर रहे हैं। ये नॉर्मलाइजेशन थोड़ी देर के लिए तो होता है, लेकिन चाइना का जो असली रुख फिर दिख जाता है। आप कह रहे हैं ये टेम्परेरी है, ये टेम्परेरी डेवलपमेंट्स मानी जानी चाहिए, ये कोई ठोस सस्टेनेबल जो है ये कुछ डेवलपमेंट्स या एक्टिविटीज नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो चाइना के डायलॉग, मैं वही कह रहा हूँ, चाइना तो ये कहता है जितना डायलॉग करना चाहो करो, लेकिन हम तो चाहेंगे हम जो चाहेंगे वो करेंगे, हम आपका जमीन नहीं छोड़ेंगे। अब तो हाल में ही अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट का नाम उन्होंने बदल दिया। अब कहते हैं कि अरुणाचल हमारा हिस्सा है चाइना का, वो नाम देना शुरू कर दिया। तो जो जिसका फितरत है वो नहीं बदलेगा। तो हमें डायलॉग आपकी क्या सलाह है? आपकी सलाह है कि जो वन चाइना पॉलिसी है भारत को अबॉर्ट कर देनी चाहिए? तब करना चाहिए। वो भी नहीं, डबल वीसा जो डबल स्टाम्प कर रहा था चाइना हमारे वीसा को, वो भी देखिए, चाइना कहीं भी इंडिया को कभी दोस्ता नहीं माना, वो इंडिया को बढ़ने नहीं देना चाहता है, और इंडिया को अपना दुश्मनी मानता है कि एशिया में, वर्ल्ड में नंबर 1 बने तो, और वो इंडिया उसके बराबरी ना करे। आप जो कह रहे हैं, मेरा सलाह क्या होगा, चाइना को मैं लगातार लिखते आ रहा हूं कि चाइना को हमें घेरना है, जैसे चाइना हमें घेर रहा है। ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का नाम आपने सुना है? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जैसे ये करके कहते हैं हमारा हाथ ये 5 हैं,
5 अंगुली है तो 5 हो गए, इसमें लद्दाख है, इसमें अरुणाचल प्रदेश है, इसमें नेपाल है, ऐसे करके 5 अंगुली में वो स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स। तो वो म्यांमार है कर रहा है। जी। हाँ, हम इंडिया को घेर रहा है। देखिए श्रीलंका के जो इन्वेस्टमेंट करा, हमारे नेबर्स को भी धीरे धीरे करके ही कर रहा है। तो उसी हिसाब से इंडिया को भी चाइना को घेरना चाहिए था, अलायंस करके, सही स्ट्रेटेजिक पर अलायंस क्वाड करके। क्वाड का मकसद यही था प्रोफेसर गिरी। बिल्कुल, क्वाड उन्होंने बनाया था, जापान ने, ये जापान का आइडिया था क्वाड बनाना। और जापान चाइना का ट्रेडिशनल दुश्मन है। तो जापान जो उस वक्त शिंजो आबे थे, उन्होंने कहा कि हम क्वाड बनाते हैं, ये अच्छी शुरुआत है क्वाड, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और इंडिया है। उसमें इंडिया को उसको डिपेंड करके, उसको और ये स्ट्रॉन्ग बना के, उसको चाइना के खिलाफ उसको जो सिक्योरिटी रिंग बनाना चाहिए था। लेकिन इंडिया उसको सिक्योरिटी स्ट्रक्चर माना ही नहीं। इंडिया कहता है वो तो डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं, जैसे एनजीओ टाइप का बात होती है। वर्ड एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट था। तो मुझे चाइना पॉलिसी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि भारत की पूरी कोशिश इन 11 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ बैलेंस बनाने की रही है, और इसलिए कहा जा सकता है क्या कि चीन जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान गए हैं, और जापान में जिस तरीके से समझौते हुए हैं, ये चीन को भी सीधे सीधे मैसेज देने की कोशिश है। हालांकि अभी तक क्वाड को लेकर किसी तरह की बातचीत के जो है संकेत नहीं दिख रहे हैं। जी नहीं, मोदी जी इसमें माहिराई वो करते हैं, संकेत देते हैं। जब वो पुतिन से मिलने गए, पुतिन से मिलने के बाद जेलेंस्की को मिलने के लिए कीव भी चले गए। हाँ जी, पोलैंड होके उधर, पोलैंड होके गए। तो इस पिछले बार जब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया और ये में गए थे, जो G8 का समिट अटेंड करने के लिए, उसमें वो गए, उनका जो कॉलिग जो जिसमें ग्रीस और टर्की का झगड़ा चल रहा था, हाँ, तो उस साइप्रस होके गए, क्योंकि वो टर्की को बताने के लिए कि भाई तुम हमें छेड़ोगे, पाकिस्तान को लेके संदेश देना चाहते। मोदी जी ये सिग्नल्स देते हैं। अब मोदी जी अगर मोदी जी शी जिनपिंग को आउटस्मार्ट करना चाह रहे हैं, उनको टटोलने जा रहे हैं, और उनको अपना नीति से उनको अगर कंट्रोल में लाना चाह रहे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन चाइना का जो हिस्ट्री रहा है, और चाइना का जो पूरा देश का जो पॉलिसी है, एक्सपेंशन का हो या ओल्ड चाइनीज एम्पायर को रिवाइव करने का हो, और इंडिया को आगे ना बढ़ने देने का हो, उसमें कोई चेंज नहीं है। प्रोफेसर गिरी, हिस्ट्री चाहे जो भी हो, मैं प्रेजेंट की बात करूंगी। जिनपिंग जो है वो भी उनकी उम्र भी हो रही है, वो कब तक कुर्सी पर काबिज रहेंगे, लीडरशिप में बदलाव आएगा, ये तमाम मजबूरियां चीन के सामने भी है। चीन के सामने टैरिफ वॉर की समस्या भी है, चीन के सामने उसकी इकोनॉमी का जो एक इस समय कंसंट्रेशन हो रहा है, जो एक यहाँ पर संकीर्ण होती दिख रही है, ये भी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। भारत की ज़रूरत चीन को भी है। इसके बावजूद भारत की पॉलिसी, जो चाइना पॉलिसी है, वो सिर्फ और सिर्फ संकेतों के जरिए अपना संदेश दे रही है। स्पष्ट रूप से कुछ भी जो है टेबल पे बातचीत क्या आप उम्मीद करते हैं कि होगी? पीएम मोदी इसका फायदा उठा सकते हैं? हालांकि यही चीज हमने अमेरिका के साथ देखी कि स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं सामने आ सका, और अब देखिए कि 50% टैरिफ का सामना भारत को करना पड़ रहा है। जी नहीं, 50 के जो % का टैरिफ का जो कारण है, उसमें सिर्फ ट्रंप नहीं, हम लोगों का ही मिस्टेक्स रहा है, काफी गलतियां रही है। और उसके चलते ये रशियन ऑयल ही नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर में हम लोग लगातार हमने ट्रंप को कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। वो बोलते गया, कम से कम 14-15 बार बोला। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को बोला कि भाई 40 टाइम्स देखो नंबर, वो बोला। फिर बार बार हम कहे कि नहीं किया, तो अब एक तरह से कह दिया कि हम तो झूठे आदमी हो पूरा दुनिया को। अब ट्रंप क्या करेगा? उसके हाथ में टैरिफ ही है। कहता वो जब कैंपेन कर रहा था, कहता मेरे डिक्शनरी में बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है, वो है टैरिफ। अब मैं टैरिफ लगा के ही करूंगा। तो ट्रंप का हम जानते हैं कैसे बिहेव करते हैं, लेकिन हमें ये कहने का कोई जरूरत था क्या? खैर, तो ये एक ही इशू पे नहीं हुआ, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है। नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि मोदी जी शी जिनपिंग को बेवकूफ़ बना के आए और रिश्ता सामान्य करें, पाकिस्तान से उनको हटवाएं, और हमारे जो बॉर्डर में उनका सामान्यता आए, और ट्रेड डेफिसिट हमारा कम हो। उससे बड़ी क्या बात होगी? चाइना मैन्युफैक्चर हब बना हुआ है दुनिया का, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज जो इनको बनाए हैं, वो चाहते थे कि इंडिया उसका विकल्प बन जाए। वो हम नहीं बन पाए, उस दिशा पे हम गए भी नहीं।
फिर हम चाइना के पास चले गए। चाइना का कमजोरी में हमारा भलाई था। चाइना का जो इकोनॉमी अगर बिगड़ जाता तो हमारा इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, उसमें हमारा भलाई था, लेकिन जी उस चीज को हमने हमने प्रायोरिटी नहीं दिया। जी अब सिर्फ शायद हमने हाथ उठा दिया कि नहीं, चाइना को हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं अभी निकट भविष्य में, इसलिए चाइना के साथ समझौता कर लेना है या सामान्य रिश्ता बना लेना, ये अच्छी बात है। मोदी जी को मैं बहुत, दोबारा मैं रिपीट करूंगा, बहुत सतीर मानता हूं। अगर उसको टोटल के और शी जिनपिंग को घुमा दे उनका दिमाग और उनको एक तरह से गुमराह कर दें तो इससे अच्छी बात क्या होगी। लेकिन मुझे आप इतिहास की मैं बार बार इसीलिए कहता हूं कि इतना सालों से इतिहास हमारे वर्तमान और भविष्य के संकेत देता है कैसे ये होगा। तो मुझे नहीं लग रहा है कि चाइना को हम, चाइना इज ए प्रीडेटर, जैसे मैक्रोन ने कहा रशिया को कि इट्स ए प्रीडेटर, यू नो, और योर गेट। तो प्रीडेटर ये भी जो खून जानलेवा ये आदत बन जाती है, बंदर तो बन वो जाती छूटती है। नहीं है। तो जी और दूसरा देखिए, इनके साथ कौन है? चाइना के साथ रशिया है जो फॉर एवर फ्रेंडशिप चाइना है के उनका। साथ सारे पड़ोसी मुल्क हैं, लेकिन भारत के साथ एक भी पड़ोसी मुल्क नहीं है प्रोफेसर गिरी। इस वक्त नहीं, चाइना अकेला नहीं, इस वक्त भारत अलग थलग है, भारत अकेला है। यही तो हमारा पॉलिसी से, क्योंकि हमने ये जी कहा चाइना क्या करता है, चाइना पार्टनरशिप बना रहा है, जी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जी उनके साथ ट्रीटी साइन कर रहा है। लेकिन इंडिया, पता नहीं ये कहां से ये पॉलिसी आया। इंडिया अपने को विश्व गुरु कहता है, इंडिया अपने को कहता है हमारा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, हम विश्वास करते हैं, हम तो अलग ही रहेंगे, जी हम सबके साथ नहीं, न्यूट्रल स्ट्रैटेजिक रहेंगे। ऑटोनॉमी, लेकिन किस कॉस्ट पर है ये स्ट्रैटेजिक नहीं, इसका ऑटोनॉमी तो नेहरू के समय में भी थी प्रोफेसर गिरी, लेकिन नेहरू नेहा के जी, समय भारत अलग थलग और अकेला नहीं था। जी नेहा जी, इसके बारे में शायद मैं आपके चैनल में पहले बोल चुका हूँ। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी करके इसे नामुमकिन रणनीति बन ही नहीं सकता। हम स्ट्रेटेजिकली ऑटोनॉमस कभी नहीं थे, जी हम उसी दलदल में ही फंसे हुए हैं। जी मैं आपको 5-6 मिसाल दे सकता हूँ जहां एक हमने। ब्रेक लूंगी मैं, इससे पहले कि आप वो मिसाल हमारे दर्शकों के सामने रखें, एक छोटा सा ब्रेक लेती हूं मैं। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात हो रही है, अच्छी बात है, भारत की एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जो है स्पष्ट विदेश नीति है, लेकिन इसके बावजूद भारत अकेला क्यों है? भारत मल्टी अलाइनमेंट की बात करता है, लेकिन फिर भी वो अलग थलग, और ऐसा लगता है कि वो मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी को शायद गलत तरीके से दुनिया को समझा पाया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो पक्की दोस्ती की शुरुआत, इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। प्रोफेसर डीके गिरी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, वो बार बार हमारे दर्शकों के सामने चीन के इतिहास को याद करने की बात कर रहे हैं। हम भी याद रखे हैं कि चीन का इतिहास अभी 2020 में भी गलवान में जो झड़प हुई थी, इसे भूला नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी सीमा पर बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जहाँ पर पेट्रोलिंग तक भारतीय सैनिक नहीं कर पा रहे हैं। डीके गिरी, आप की हम माने तो प्रधानमंत्री बहुत ही स्मार्ट हैं, और जिनपिंग से जब मिलेंगे तो कुछ न कुछ भारत के पक्ष में वो चीन को रजामंद कर पाएंगे। लेकिन चीन भी समझता है, बल्कि चीन एससीओ के साथ साथ विक्ट्री डे परेड का आयोजन भी कर रहा है। वो पूरी दुनिया को, अमेरिका समेत पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है कि उसके साथ दुनिया के कितने देश और कितनी बड़ी ताकत जो है, कितनी बड़ी फौज, विश्व के कितने लीडर्स उसके क्लब में शामिल है। भारत भी, पीएम मोदी भी वहाँ पहुँचकर इसी बात के संकेत दे रहे हैं। तो फिर मैं समझना चाहती हूँ कि भारत की विदेश नीति इतनी अस्पष्ट बार बार क्यों दिखती है? वो सबके साथ होकर भी अकेला क्यों दिखता है? क्या अब जयशंकर को इस्तीफा दे देना चाहिए, या फिर चीन को लेकर किसी ठोस पॉलिसी की आप उम्मीद लगा रहे हैं? जी जयशंकर जी को तो इस्तीफा दे ही देना चाहिए, कारण उनका विदेश नीति से हम लोग अकेला दिख रहे हैं। आप सही कह रहे हैं जी। दूसरी, हमारा शुरू से ये जो जो पॉलिसी हम लोगों ने अपनाया है, बल्कि एक ही पॉलिसी दो नाम से जो अपनाया है, उसके चलते हम अलग दिख रहे हैं। उसको जो हम इसको मेंटेन भी नहीं कर पाए। पहला था नॉन अलाइनमेंट। जी, नॉन अलाइनमेंट मतलब, नॉन अलाइनमेंट एक शब्द जो है वो एक तरह से एक नेबुलस, जिसको कहते हैं सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, माने अंतर द्वंद का, एक अंतर विवाद का एक शब्द था। जैसे आप नॉन अलाइनमेंट में कितने कंट्रीज थे? कम से कम 70 कंट्रीज थे। अगर आप नॉन अलाइंड है तो 70 कंट्री इकट्ठे क्या कर रहे हो, ये मुझे बताइए। अलाइन हो ना 70। आप नॉन अलाइंड का अर्थ ये था कि हम ना सोवियत यूनियन के साथ हैं ना अमेरिका के साथ हैं, लेकिन आपस में हम लोग अलाइनमेंट बनाए हुए हैं। ये बोलो फिर नॉन अलाइनमेंट कहां से हुआ? फिर एक
दूसरी बात, उसको हम मेंटेन भी नहीं कर पाए। मैं ब्रेक से पहले दो मिसाल देना चाहता था। जी बिल्कुल। 1956 में रशिया ने हंगरी के ऊपर इन्वेजन आक्रमण किया, और उसी वक्त फ्रांस और ब्रिटेन मिलके एंग्लो सुएज कैनाल के ऊपर इजिप्ट के खिलाफ हमला किया। जी जब नेहरू का रिएक्शन का समय आया, उन्होंने एंग्लो सुएज जो इन्वेजन था इजिप्ट के ऊपर, उसके तो उन्होंने समालोचना कर दी, लेकिन इसमें हंगरी का जो ऊपर आक्रमण हुआ था एक इंडिपेंडेंट कंट्री के ऊपर, उन्होंने चुप रहे। ये कहां से हम नॉनलैंड हुए। दूसरा आइए 1971 में, 91-71 जो बांग्लादेश वार हुआ, जब अमेरिकन 7th फ्लीट जब आ गया हमारे बगल में, तो ये इंडिया सोवियत यूनियन के साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी की। वो सिक्योरिटी ट्रीटी था, अलायंस था, फ्रेंडशिप ट्रीटी की। तो अगर आप नॉन अलाइंड है तो एक कंट्री के साथ तब कैसे ट्रीटी साइन कर रहे हैं। तीसरा, अभी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात हो रही है, उन्होंने में जैसे दो नाम बोला ना, उसी का दूसरा नाम है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। कि हम ऑटोनॉमी से हम अकेले हैं, तो हम क्वाड में क्या कर रहे हैं, ब्रिक्स में क्या कर रहे हैं, एससीओ में क्या कर रहे हैं हम लोग। ये अलायंस नहीं है। ब्रिक्स तो अपना करेंसी भी एक सवाल इससे पहले कि ये सवाल छूट जाए, जो कि दर्शकों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर एससीओ की बैठक में भारत के रक्षा मंत्री वहाँ पर पहुँचते हैं चीन में, लेकिन साझा बयान में, एससीओ के साझा बयान में पहलगाम आतंकी हमले की कोई निंदा नहीं थी, तो फिर क्या भारत के प्रधानमंत्री को चीन जाना चाहिए? उसी कॉन्टिन्यूटी में क्या एससीओ की मीटिंग के लिए पीएम मोदी का वहां जाना उचित था? भारत अपने गुस्से का, अपने विरोध का इजहार कर पाने में भी इतना स्पष्ट, या फिर इतना जो है एक कॉन्टिन्यूटी भी मिसिंग क्यों दिखती है भारत की पॉलिसी में? जी, इनका भारत का पॉलिसी मुझे ये लग रहा है, क्योंकि ब्रिक्स में एससीओ में भी हैं, अब कैसे भी समझौता करते हुए भी आए, कि यही सोच के कि चाइना के साथ हमारा दोबारा लड़ाई ना हो, चाइना को हम कॉन्टेन कर सकते हैं। और रूस का कहने से हम लोग उधर हैं। मैं तो लिखा है कि हमको ब्रिक्स छोड़ देना चाहिए, एससीओ भी छोड़ देना चाहिए। वो देखिए, लेकिन जब भी कोई टेररिस्ट, पाकिस्तानी टेररिस्ट को यूएन उसको टेररिस्ट का करार करता है, हमेशा चाइना वीटो कर देता है। एक बार नहीं हुआ, 2 बार 3 बार हुआ है। चीन पाकिस्तान के साथ लड़ाई में, हमारे जो हाल में 88 घंटा का लड़ाई था, चाइनीज ड्रोन्स दिखे वहां पे। तो इसमें ये तो क्लियर कट ये है, तो हम क्लियर कट दुश्मनी है, तो हम उस पर जाके क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया। जी, मेरे तो समझ से बाहर है। मैं स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हूँ। नेशनल इंटरेस्ट वही होता है, या फॉरेन पॉलिसी वही होता है जो नेशनल इंटरेस्ट को डिफेंड करता है। सर एक सलाह दीजिए, आपसे एक समझ में अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहती हूँ। अगर अमेरिका की दोस्ती सामने से इस तरीके से हमलावर दिख रही है, चीन की दुश्मनी इस तरीके से पीठ पर छोरा घोंपने की है, तो फिर भारत को किस तरफ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना चाहिए, जहां पर भारत अभी तक जो है किसी भी तरीके से आगे बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है? क्या फिर जो दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं उधर हाथ बढ़ाना चाहिए, आसियान मुल्कों की तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए, या वो यूरोप जो फिर यूक्रेन को लेकर अलग राग अलापता है लेकिन गजा को लेकर अलग राग अलापता है? जी नेहा जी, ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, और ये दिख रहा है असल में इंडिया को कहाँ रहना चाहिए। जी, ट्रम्प आके सेकंड टर्म में, पहला टर्म में इंडिया के साथ काफी दोस्ती का उन्होंने हाथ बढ़ाया था और चाइना को ललकारा था पहला टर्म में। सेकंड टर्म में उनको रशिया का लड़ाई रुकना है, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस कर रखे थे, इसलिए सबका उनको सपोर्ट चाहिए, और इंडिया उसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, ना हेल्प कर रहा है वो सीज फायर लाने में, और या ऑयल थोड़ी देर के लिए ऑयल खरीदने में अपना रोक लगा रहा है। तो अमेरिका के साथ हमारा कोई हमलावर कोई रिश्ता नहीं है। अमेरिका के साथ रिश्ता बहुत गहरा वो रखा है। आपको याद होगा 2 साल पहले ही बाइडेन ने एक कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस बुलाया था, वर्ल्ड डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस। तो हमें प्रिंसिपल के साथ रहना चाहिए। हमें लोकतांत्रिक ताकतों के साथ रहना चाहिए और ऑटोक्रेटिक ताकतों के साथ नहीं रहना चाहिए। इतना मुश्किल नहीं है। जी हाँ, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, और बिल्कुल हमें रहना चाहिए, और ये हमें और इंटरनेशनल प्रिंसिपल के साथ रहना चाहिए। इंडिया हमेशा प्रिंसिपल्स की बात करता है, प्रिंसिपल के साथ और डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के साथ हमें रहना चाहिए, ना कि अथॉरिटी ने वर्ल्ड के साथ रहना चाहिए, विशेष करके चाइना और रशिया। और रशिया अभी नहीं रहा जो सोवियत यूनियन था,
और उनका इकोनॉमी हमारा आधा इकोनॉमी है। एक बिल्कुल एक लाइन में टिप्पणी, भारत की विदेश नीति की जो भाषा बदल गई कि पहले हम विश्व में पीस को एडवोकेट करते हुए उसको जो है पुश करते हुए नजर आते थे, अब नजर नहीं आते। ये कहीं ना कहीं भारत की छवि के लिए एक बड़ा, या फिर भारत पर ट्रस्ट की जो बात होती है इसके लिए एक बड़ा नुकसानदेह साबित हुआ, जिसकी वजह से अब हमें मजबूरी में चीन की तरफ आगे बढ़ना पड़ रहा है। नेहा जी, फॉरेन पॉलिसी का और एक असूल है, फॉरेन पॉलिसी का जो हम लोग डेफिनेशन देते हैं, फॉरेन पॉलिसी आल्सो इज अ रिफ्लेक्शन एंड मैनिफेस्टेशन योर डोमेस्टिक पॉलिसी। डिटरमिनेंट्स वही जाते हैं, हम अपने देश को कैसे चला रहे हैं उसी से आपका फॉरेन पॉलिसी भी दिखता है। लोग भी देख लेंगे, अगर आप अपने ह्यूमन राइट्स को, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, ह्यूमन राइट्स को आप हनन करते हो जैसे चाइना करता है, और बाहर आपके ह्यूमन राइट्स को डिफेंड कर नहीं सकते हो। और घर में आप गंदे माल बनाओगे तो बाहर भी गंदे माल जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि इंडिया शायद प्रेजेंट लीडरशिप ये इस फिलोसॉफी में है, फिलोसॉफी जो अपना दर्शन है, ट्रूथ, तो इस प्रेजेंट लीडरशिप में सिर्फ जयशंकर ही नहीं आते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आते हैं। जी, अब मोदी जी ने एक बढ़िया स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने शांति का मार्ग, अभी पाकिस्तान के चलते, पाकिस्तान के संबंध में, शांति का मार्ग शक्ति से ही जाता है, शक्ति का मार्ग से ही शांति मिलता है। अच्छी बात है, शक्ति का मार्ग शांति, लेकिन शांति को तो ऑब्जेक्टिव रखो, अपना लक्ष्य शांति होना चाहिए। विश्व शांति, दो लड़ाई चल रहा है दुनिया में, और दुनिया में सारा बुद्धिमत्ता खत्म हो गई कि लड़ाई रोक नहीं पा रहे, उसमें भारत को एक कदम उठाना चाहिए कि लड़ाई रोकना चाहिए। शायद दुनिया में करो दोनों जगह, बिल्कुल, शायद दुनिया में इस वक्त मानवता के जिस तरीके से लीडर्स की दरकार और कमी खल रही है, इसकी एक बड़ी वजह भारत की प्रेजेंट लीडरशिप भी मानी जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी प्रोफेसर गिरी, आपने समय दिया, स्ट्रेट टॉक के प्लेटफॉर्म पर आए, और बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। दर्शकों से अनुरोध करती हूँ कि भारत और चीन की दोस्ती, ये पक्की दोस्ती या फिर रिश्तों के सामान्य होने की जो स्थिति दिख रही है, इस पर आपका क्या सोचना है, आप क्या समझ रखते हैं, हम तक लेकर पहुंचाइए। info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। जुड़े रहिए जस्ट टीवी के साथ। नमस्कार।